नमस्कार साथियों। इंटरव्यू गाइड सीरीज़ की दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू के लिए तैयारी किस प्रकार से शुरू की जाए और कौन कौन से सोर्सेज को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी की शुरुआत के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले न्यूज़पेपर और मैगज़ीन हमारी तैयारी में बहुत मददगार साबित होते हैं। उसके अलावा हमें एक पर्सनल डायरी तैयार करनी चाहिए। साथ ही साथ टीवी पर जो न्यूज़ आती है या जो डिबेट होती है या फिर इंटरनेट के में जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से भी हम अपने इंटरव्यू की तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ कई किताबें हम अपने अध्ययन के समय के दौरान या स्कूल के दौरान पढ़ते हैं, या फिर हमें इंटरव्यू की तैयारी के दौरान एक या दो किताबें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इंटरव्यू में सफल होने के लिए ऐसे लोगों से मिलना जो कि किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं या पहले से इंटरव्यू में सफल हो चुके हैं, या फिर कोई बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, उनसे भी मिलना इसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ एक इसमें अपनी जो व्यक्तिगत प्रोफाइल है उसकी भी हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अखबार और मैगज़ीन के बारे में। तो अखबार और मैगज़ीन में जैसे कि हम किस आर्टिकल को इम्पोर्टेंट मानते हैं इंटरव्यू के लिए, या किस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम पहचानें कैसे। तो ऐसी आलेख, ऐसे समाचार जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल के हों, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट हो इकोनॉमिकल, सोशल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से, यानी वो सच में महत्वपूर्ण हो। ऐसी बहुत ही जो रोज़ाना की जो खबरें आती हैं, हिंदी समाचार पत्रों का हाल सच में बहुत ख़राब है, तो उनमें बहुत ही कम ऐसी सूचनाएं होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो उन समाचारों को, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के समाचार हैं, जिनसे कोई बहुत ही बड़े स्तर पे कोई लोगों को प्रभावित करने वाली चीज़ हो, या हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कोई समाचार हो, कोई नई तकनीक हो, उसको लेकर के हमें जो समाचार या आलेख आते हैं उनको हमें बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं, ऐसे आलेख भी होते हैं, ऐसी आर्टिकल्स भी होते हैं जिनमें कई बिंदुओं पर बहुत बारीकी से विश्लेषण किया होता है, सभी पक्षों पर विचार करके प्रोज कॉन्स आदि बताए होते हैं। तो वो चीज़ें भी हमें अपने अध्ययन में तैयारी के दौरान शामिल करनी चाहिए। अब देखिए बजट, हालांकि बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो एक तो जो बजट में क्या घोषणाएं करने जा रहे हैं, क्या टैक्स रिजीम रखी जाएगी, या फिर कौन कौन सी नई स्कीम लागू की जाएंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। प्लस आर्थिक समीक्षा, निर्वाचन और चुनाव सुधार, नीतिगत निर्णय, पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर की कोई स्कीम हो, जो जैसे कि RGHS स्कीम है, या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, या आयुष्मान भारत है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। ये सब जो स्कीम है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हमें जो आर्टिकल होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। केवल ये नहीं है कि भी कोई स्कीम है तो उसमें उस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके पात्र लोग क्या हैं, ये भी हमें देखना पड़ता है कि जिस पर्पज़ के लिए वो स्कीम चलाई जा रही है, जिस पर्पज़ के लिए उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो पर्पज़ सच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, सरकारी पैसा है, उसका एक तरह से लीकेज हो रहा है। फिर सब्सिडी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या उससे रिलेटेड जो समाचार है वो हमें देखने चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन, ऐतिहासिक स्थल जो चर्चा में हों, ऐसे व्यक्ति जो न्यूज़ में हों, शिक्षा, जनगणना, महिलाओं के मुद्दे, या फिर ऐसे दुर्बल वर्ग जैसे बच्चे, बूढ़े, या फिर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मुद्दे जो होते हैं अखबारों में, उनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब ऐसे जो आलेख हमने छांट लिए, उसके बाद उनको पढ़ने की कोई विशेष तकनीक जो होती है जिससे हम बहुत अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाएँ और इंटरव्यू के दौरान प्रोड्यूस कर पाएँ, तो उसकी क्या तकनीक है। सबसे पहले तो अखबार या मैगज़ीन जो भी है उसको स्किमिंग करके, उसको एकदम सरसरी तौर पे पढ़ करके, और इस आधार पे हम काम की जो समाचार है या काम का जो कोई आर्टिकल है उसको हम छांट सकते हैं। फिर उन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। पढ़ने की जल्दबाजी में कई बार जो मैसेज राइटर देना चाहता है वो हम नहीं ले पाते हैं और उसको हम आधा अधूरा समझ पाते हैं। अगर हम बहुत ही बिंज रीडिंग कर रहे हैं, एक तरह से जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, कोई फिक्शन की बुक पढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से ये ठीक होता है। लेकिन अगर हमें किसी सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझना है
और उसको आगे भी हमें डिलीवर करना है, किसी को समझाना है, तो हमें उसे धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए और उसके जो की पॉइंट्स होते हैं उनकी पहचान कर लेनी चाहिए। जैसे कि उस आर्टिकल में कोई स्पेशल फैक्ट दिया है, ऐसी कोई बात है जो अभी अभी जिसके बारे में खोज हुई है या पता चला है, या कोई नई रिपोर्ट आई है, या कोई सर्वे हुआ है उसके संबंध में, या फिर किसी संबंध में किसी भी योजना का, किसी भी नीति का कोई विश्लेषण दिया गया है, तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। फिर पर्टिकुलरली किसी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से या फिर किसी भी समुदाय के हिसाब से उसका क्या दृष्टिकोण है उस समाचार के प्रति या उस आलेख के प्रति, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेलेवेंट पार्ट हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे सामने आता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको उसका एक नोट बनाना, उसको एक डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अखबार आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो और मैगज़ीन है वो मंथली या 15 दिन से एक मैगज़ीन आती है, तो उसको आप ये नहीं कि हमेशा ही इतना सारा कुछ कैरी कर पाओगे। तो जो काम का समाचार है, काम का आर्टिकल है, उसमें से भी काम की कुछ 2 4 5 चीज़ें वो निकाल करके आपको नोट करनी होंगी और उस आर्टिकल का एक मेंटल नोट तैयार करना है। मेंटल नोट तैयार करने का मतलब है कि जो आपने उस आर्टिकल में पढ़ा और जो आज अब तक की आपकी समझ थी, उसके आधार पे उन दोनों को इंटरकनेक्ट करके और आप सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग कर सकते हो, तो वो भी हमें करनी चाहिए। प्लस जब आप नोट बना लेंगे तो फिर उसका आप बार बार रिवीजन करेंगे। और अगर मान लो जैसे तैयारी के दौरान आपके सामने कोई नए फैक्ट आते हैं या कोई नया आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से कोई आइडिया आता है, तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूज़ चैनल। वर्तमान समय में जो टीवी है उस पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो हमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को देखने से या फॉलो करने से बचना चाहिए। जो देखने वाले जो न्यूज़ चैनल हैं या जो बहुत ही विश्वसनीय या बहुत ही रिलायबल जो सोर्सेज हैं, उसमें दूरदर्शन का डीडी न्यूज़, संसद टीवी, डीडी जयपुर, इस प्रकार के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और उसमें जो प्राइम टाइम की जो न्यूज़ होती है वो हमें देखनी चाहिए। प्लस उसमें कई बार स्पेशल प्रोग्राम भी आते हैं, जैसे हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित या आर्थिक नीति से संबंधित या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर है उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। तो वो जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं, जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड वो प्रोग्राम भी हमें देखने चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स आते हैं और उनके व्यू पॉइंट्स हमें देखने को समझने को मिलते हैं। प्लस ऐसे कई न्यूज़ चैनल हैं जो बहुत ही शोरगुल वाली डिबेट ज़्यादा चलाने में विश्वास रखते हैं। प्राइम टाइम में बहुत सारी ऐसी डिबेट्स होती हैं और वो केवल नॉइज़ होता है और उसमें वो ऐसे टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज जो मुद्दे होते हैं उन पे वो बहस करते हैं, तो उनसे हमें बचना है, उसको हमें फॉलो नहीं करना है। और ऐसे भी प्रोग्राम जैसे आपको कहीं यूट्यूब पे या फिर संसद टीवी पर या फिर डीडी न्यूज़ पे मिलते हैं, जिनमें बहुत ही प्रोमिनेंट कोई इशू हो या फिर बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व जिसमें आए हों, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे आरबीआई के कोई डिप्टी गवर्नर आए हों या इसरो के कोई साइंटिस्ट हों, तो उन सारे प्रोग्राम्स को हमें देखना चाहिए और जो नई तकनीक है या फिर नई जो पॉलिसी है उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए और अपनी राय भी उसमें होनी चाहिए। अब न्यूज़ चैनल को फॉलो करने के लिए क्या तकनीक है कि उपयोगी न्यूज़ चैनल को सेलेक्ट करके आप बहुत ही सीमित समय अवधि तक देखें। अगर आप उसको बिंज वॉच करने लग जाएंगे, उसको कि लगातार ही उसको देखते रहेंगे और आप नोटिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो उसका जो प्रोडक्टिविटी होनी है आपकी, वो नहीं हो पाएगी। तो आप ये डिसाइड करेंगे, आप मतलब आधे घंटे का एक प्रोग्राम देखेंगे या फिर 1 घंटे का एक कोई कार्यक्रम देखेंगे, बस उसी में आप सीमित रहिए। और उस कार्यक्रम के कोई इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं उनको आप नोट करिए। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो फिर वही उसको रिवीजन करने में और उसको बाद में याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर कोई जटिल अवधारणा किसी भी प्रोग्राम में या न्यूज़ में बताई जा रही है या कोई नया शब्द आ रहा है उसमें, और या फिर कोई नया अप्रोच है कहीं पर भी उस कार्यक्रम में जिसके बारे में बताया गया, तो उसको समझने के लिए आप इंटरनेट की मदद ज़रूर लें। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी विषय विशेष में तो बहुत आसान माने जाते हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट के लिहाज से या फिर एक कॉमन नागरिक के हिसाब से या सामान्य बुद्धि के हिसाब से वो प्रश्न है वो काफ़ी पेचीदा हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। और जब आपके नोट वगैरह तैयार हो जाएं तो आप उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता। इसके बाद अगली बारी है बुक्स की, कि हम कौन सी किताबें पढ़ें या फिर इंटरव्यू बहुत पास है तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए।
तो पुस्तकों का चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आप जो हॉबी बताने वाले हो उस पे अगर कोई किताब है तो उसको आपको चांस देना चाहिए कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप उसको एक बार पढ़ लें। प्लस आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, आप जैसे पुराने किसी सर्विस में रहे हों या फिर आपने कोई इंडियन आर्मी में या फिर किसी और अन्य सेवा में काम किया है, तो उससे रिलेटेड जो कोई किताब है वो आपको ज़रूर आपने एक दो किताबें पढ़नी चाहिए। और अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है किसी भी सेक्टर में किसी भी फील्ड में तो उससे रिलेटेड भी किताब आपको पढ़नी चाहिए। फिर अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप बहुत प्रभावित हैं या बहुत प्रेरित होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की रचनाएं या फिर उनकी आत्मकथा या जीवनी आदि को भी आप अपने बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे जो समकालिक मुद्दे हैं जो वर्तमान में बहुत प्रचलन में है, जैसे कि लोकतंत्र है, संघवाद है, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक तापन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन, सुशासन आदि, इनसे रिलेटेड कोई बहुत ही हाल ही में कोई नई पुस्तक आई है या कोई नया व्यू पॉइंट उसमें बताया गया है, तो ऐसी किताबों को भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब उस किताब को पढ़ने की तकनीक ये है कि एक किताब जिसमें मान लो 250-300 पेज हैं, तो उसमें बहुत सारे की आइडियाज़ हो भी सकते हैं और ऐसा भी हो कि उस किताब में 15-20 आइडियाज़ ही हों। तो उन सारे आइडियाज़ को या तो आप किसी बुक समरी से देख लें या फिर अगर आपके पास समय है तो पूरी उस किताब को पढ़ लें, देख लें कि राइटर है वो किस विचारधारा का है और उसने क्या व्यू पॉइंट्स बताए हैं। और अगर आपसे रिलेटेड वो चीज़ें हैं तो हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे आपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर आपकी जो अचीवमेंट है उससे रिलेटेड कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जाए जो उस बुक से हो। और फिर वो ऐसे आइडिया जो उस किताब में जो आइडियाज़ बताए गए हैं उनको आप देखिए कि वो वर्तमान समय में हमारी जो परिस्थिति है उसमें कहाँ पर लागू हो रहे हैं। इसके साथ साथ उस किताब में कई समस्याएं या फिर अगर कोई चुनौतियां बताई गई हैं तो उनका आप अपनी तरह से क्या वैकल्पिक हल उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बुक है जिसमें किसी लेखक ने अपनी विचारधारा या फिर अपनी जो जीवनी है उसके बारे में अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, तो उन चीज़ों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या वो उस व्यक्ति को या उस महान व्यक्तित्व को आपका फॉलो करना सही है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, आपकी विचारधारा और जो लेखक की विचारधारा है, उस रचनाकार की विचारधारा है, उसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद कि नोट्स और डायरी आप कैसे बनाएंगे जो आपकी रिवीजन में बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले कि नोट्स जो हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए। मतलब उसमें कोई अनावश्यक बात नहीं लिखी जानी चाहिए। वो नोट्स आपके पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, वो केवल आप ही समझ पाएँ, इस तरह से आप बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख करके उसको आप बना सकते हैं। प्लस उसमें वो सारी बातें समाहित होनी चाहिए जो आपको याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए ज़रूरी हो। अगर आप बहुत ही रैंडम वर्ड्स लिखेंगे और हो सकता है कि आप एक हफ्ते बाद अपने नोट्स को देखें और खुद ही रिकलेक्ट नहीं कर पाएँ चीज़ें, तो वो नोट्स भी फिर बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रह पाएंगे। इसलिए नोट छोटे ज़रूर हों लेकिन उनमें वो सारी ज़रूरी बातें लिखी हों जो आपको रिवाइज करने के लिए ज़रूरी हों। फिर किसी भी घटना या विचारधारा के बारे में आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर के भी आपको नोट्स में कुछ बातें शामिल करनी चाहिए। प्लस वो जो नोट्स हैं वो पूरा जो क्रक्स है उस इशू का वो उसमें समाया हुआ होना चाहिए। मतलब जो पूरा जो सार तत्व है उसके क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं या फिर क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट हैं वो कवर होने चाहिए। और जो नोट्स हैं आपके पॉइंटेड फॉर्म में हो। प्लस अगर आप तैयारी के दौरान आगे बढ़ते हैं और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और रेलेवेंट फैक्ट मिलता है आपको या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी आप ऐड ऑन करते जाएँ उसमें। प्लस आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है या फिर आप जहाँ से आते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो वहाँ की स्थानीय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे आपके ज़िले में ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके ज़िला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आपके एमएलए हैं या फिर और बहुत सारे कोई आपके स्थानीय क्षेत्रों में जो पर्सनल न्यूज़ हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल समस्याएं हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी अपेक्षित है। फिर इसके साथ साथ जैसे आप किसी ऐसे रीजन से आते हैं जहाँ पर कोई विशेष प्रकार की समस्याएं, जैसे मारवाड़ में अलग प्रकार की चैलेंजेस मिलते हैं और डांग क्षेत्र में अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, तो क्षेत्रीय समस्याएं, वहाँ की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू, पुरातात्विक स्थलों और महत्वपूर्ण घटनाएं जो हाल ही में हुई हैं, फिर वहाँ निकलने वाले खनिज, वहाँ स्थापित उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय रीति रिवाज, रूढ़ी, खान पान, और वहाँ कोई मेगा स्ट्रक्चर बनी है, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है या कोई सिंचाई परियोजना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
और वहाँ पर जो भौतिक संसाधन मिलते हैं या पाए जाते हैं जिनसे आप वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, उस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको नोट्स हैं वो ज़रूर तैयार करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला बिंदु है कि इंटरव्यू के लिए आप कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप क्या करें, यानी किन लोगों से मिलें। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से मिलें आपके आसपास जो इंटरव्यू दे चुके हैं और इंटरव्यू में सफल हो चुके हैं। अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बहुत ही सीमित परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी है। तो आप आरएएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसे आरएएस के सफल अभ्यर्थियों से मिलें जिन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया है और वे उसमें सफल रहे हैं। तो आप ये जान पाएंगे कि साक्षात्कार के समय उनका अनुभव कैसा रहा, प्लस उन्होंने क्या गलतियां की, आपको क्या नहीं करनी है गलतियां, और उन सेवा प्राथमिकता के बारे में आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से सेवाओं का क्रम भरना चाहिए। और अगर मान लो आपने भर दिया है तो जैसे आप कई बार आपकी सेवा प्राथमिकता से जुड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, तो उनको आपको किस तरह से हैंडल करना है। फिर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, आपकी हॉबी है, उससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आपका जो डैफ है या आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसमें आपकी कोई अचीवमेंट है आपकी, जैसे आपने किसी स्पोर्ट में स्टेट का प्रतिनिधित्व किया है, या एनसीसी में आपने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर आपको कहीं और अप्रिसिएशन मिला है, या किसी कॉरपोरेट जॉब में आपको आपने काम किया है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो उसमें आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग जाने माने, उनसे भी आप मिल सकते हैं और उनकी जो अनुभव है और उनकी क्षमताओं से आप सीखने का प्रयास कर सकते हैं। फिर है लोक सेवक। आपके जैसे अगर आप आरएएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके स्थानीय एसडीएम हैं या फिर डीएसपी है या फिर आपके ज़िला कलेक्टर महोदय हैं, उनसे आप मिल कर के जान सकते हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें आजकल किस प्रकार के चैलेंजेस हैं। आप उनसे क्या मतलब एक लोक सेवक से जनता है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, किस प्रकार से चुनौतियाँ आती हैं काम करते समय, उनके क्या पॉसिबल अल्टरनेट हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसा नया काम किया हो उस एरिया में जिससे पब्लिक एट लार्ज का बहुत भला हुआ हो, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। फिर है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के बारे में ये कहा जाता है कि मॉक इंटरव्यू कई लोगों का ये मानना है कि मॉक इंटरव्यू आपको देने चाहिए, जबकि कोई लोग कहते हैं कि मॉक इंटरव्यू से बचना चाहिए, कि मॉक इंटरव्यू एक दो धारी तलवार है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने मॉक इंटरव्यू दिया और आपका अच्छा नहीं गया, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटे इसके लिए बोर्ड आपको ये कह देता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, तो आप इस मुगालते में रहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बहुत अच्छा दिया लेकिन वो चीज़ उस पर्टिकुलर बोर्ड को पसंद नहीं आई जो मॉक इंटरव्यू में बैठा था, लेकिन वही चीज़ एक्चुअल बोर्ड को बहुत अच्छी लगती जो कि एक्चुअल इंटरव्यू में होता। तो आप ये नहीं देख सकते कि आपका जो जवाब है वो एक मतलब एक स्टैंडर्ड जवाब है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके जो आंसर हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, आपके उस तरह उस दिन पर बहुत डिपेंड करते हैं, आपके हाव भाव पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मॉक इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं दें आप, आपको लग रहा है कि भाई आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया तो, और आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होती है, तो आप दो चार इंटरव्यू दे दें। लेकिन ये नहीं है कि हर कोई इंस्टीट्यूट जो मॉक इंटरव्यू करवा रहा है उसमें आप चले जाएं और मॉक इंटरव्यू देते रहें। उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो पहले आप एक बार तैयारी कर लें और आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, पूरी आपकी तैयारी है और आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं बोर्ड को, तो हाँ आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाएं एक बार। और बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा मतलब बारंबारता से आप है ना वो मॉक इंटरव्यू देने से बचें, क्योंकि ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने से आप खुद ही असेस नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। आई होप आपको हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा होगा, और आगे भी हम आप इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारियां हैं, बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं या बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपको जाननी चाहिए उसके बारे में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।